एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑक्सीलेशन, पहले तो ये सुन लो, ये वीडियो किन के लिए नहीं है। जिनको ये पता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है टाइम के साथ, जिनको ये पता है कि सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, टॉर्जनल पेंडुलम को अलग अलग चैप्टर लाइक फ्लूइड, हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन में कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, अगर आप ये सब जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। बट अगर इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपका लैग हो रहा है या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अलग अलग चैप्टर के साथ टाइम पीरियड को, या डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वगैरह आप नहीं जान रहे हो, तो ये वीडियो बच्चा आपके लिए है। प्रॉपर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वगैरह एंड में ही होगा, ऑब्वियसली एंड में होता है चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं खराब करते हैं। आइए चलिए बच्चों, तो हम लोग बात शुरू करते हैं एसएचएम की बेसिक इक्वेशन और ग्राफ से। सिर्फ कहने को बेसिक इक्वेशन और ग्राफ है, ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी प्लस एसएचएम के फाउंडेशन के लिए इससे बेटर सेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीरियोडिक मोशन से क्या होता है यार? ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है, जानते हो आप। एंड दैट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड बच्चा? एक चक्कर पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो अगर आप 1.5x 2x पे देख रहे हो, थोड़ा सा स्लो करके नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ये चीज लिखा नहीं है मैंने, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पता होना जरूरी है ताकि आगे की बात समझ में आए। ठीक है, तो क्या है पीरियोडिक मोशन यार? जिसमें ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपने पोजीशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है, पीरियोडिक मोशन है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन? तो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या है वो भी समझो यार। ऑसिलेटरी मोशन में क्या बोलोगे? मोशन इन विच बॉडी रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट अ फिक्स पोजीशन या अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी में फर्क क्या है बच्चा? पीरियोडिक में मीन पोजीशन नहीं होती है और ऑक्सीलेटरी में मीन पोजीशन प्रेजेंट होती है ना? जैसे अपना सिंपल पेंडुलम, यहां जाएगा फिर यहां आएगा, है ना? तो इसी ये के फिक्स पोजीशन के चारों ओर घूमता रहेगा बच्चा। और ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है बच्चा? ऐसी पोजीशन जिसमें बॉडी खुद को रेस्ट में पाती है ना? बॉडी रेस्ट में है और जिस पोजीशन को होल्ड कर रही है वो क्या कहलाता है? मीन पोजीशन कहलाता है। करेक्ट? चलिए, अच्छा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चा यहां पे समझो क्या काम हुआ होगा यार। यहां पे ये बॉडी थी, इधर को गई, तो इधर कौन लेके आया इसको? इधर कौन लेके आया? इधर ये कोई फोर्स लगा होगा ना जो इसको इधर की तरफ लौटा रहा है। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बच्चा? F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, वेयर n इज एनी ऑड नंबर 1 3 5 7। ऐसा क्यों? ताकि माइनस साइन मेंटेन रहे। आप समझो ना बात को। अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, तभी तो वापस लेके आएगा। और अगर बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, तभी तो वापस लेके जाएगा। तो ये माइनस साइन का होना जरूरी है। पावर इवन हो जाएगी ना तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है? केवल और केवल 1 है, F इक्वल टू माइनस के एक्स है बच्चा, तो दैट इज फॉर SHM। इसी को हम बोलते हैं SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आप जो एकदम सिंपल सी बात पढ़ के आते हो ना कि ऐसी चीजें हैं यार, ग्राफ तो ये भी होते हैं भाई। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इतनी बात ओके। अब ये बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है, नोट डाउन करते जाइएगा, दिमाग में बैठाते जाइएगा। y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव या y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि साइन और cos के दो कर्व ऐसे हैं जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं, ठीक है। फाइव क्या बच्चा? फेज है। फेज क्या होता है? स्टेट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। भाई शुरू में बंदा जहां पे है अपने डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट से, वो एंगल क्या कहलाता है? फेज। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे, जो ये तो याद रखना है आपको। इसके बाद बच्चा ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या है कि जो फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस विच इज 2n पाई, टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। जब ये सेम फेज में होंगे तो 2n पाई होगा, और अपोजिट फेज में होंगे तो 2n प्लस 1 पाई होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चे, जरूरी है ना। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। अब इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चा मान लीजिए इक्वेशन हो गई y इक्वल टू a sin ओमेगा t, इनिशियल फेज 0 ले लिया हमने। डिफरेंशिएट करोगे v इक्वल टू dy बाई dt, वेलोसिटी की इक्वेशन आती है a ओमेगा cos ओमेगा t, और अगर इसको सॉल्व कर लोगे, जैसे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t लिख ले साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो वैल्यू डाल लेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। न्यूमेरिकल में ये ज्यादा काम आएगी, ठीक। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर फर्दर इसको डिफरेंशिएट करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो एक्सेलरेशन को a डबल c से मैंने रिप्रेजेंट किया है, a से नहीं किया है बच्चा। क्यों? क्योंकि a को हम ऑलरेडी एम्पलीट्यूड माने हुए हैं, ठीक है। ये बेसिक बात है, पता है आपको। a एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, ये पता है, ठीक है। नहीं पता है बच्चा बता दीजिएगा। अब बच्चा इसको डिफरेंशिएट मारा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब क्या है यार, a साइन ओमेगा टी y होता है, तो एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे से मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो यार कॉस की मैक्सिमम वेलोसिटी सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होती 1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी या इसको वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ये हो गया a ओमेगा। यहां पे आओ, मैग्नीट्यूड देखो तो y की जगह a डाल दोगे। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड में a ओमेगा स्क्वायर। यहां देखो, एक्सीलरेशन को d2y बाई dt स्क्वायर लिख सकते हो, इधर ले आओ, प्लस हो गया। दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब जेई में आया था, इन्होंने कुछ ऐसे दिया था, यहाँ पे कोई वैल्यू दी थी, टाइम पीरियड पूछे थे यार, कंपेयर करके ओमेगा निकालो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक। अब बच्चा यहाँ देखो, फिर से यूज किया, एक्सीलरेशन अपॉन वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मिला, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। This one is very important, soul of the chapter, t equal to 2 pi under root displacement upon acceleration। इसी से तुम स्प्रिंग पेंडुलम बनाओगे, इसी से तुम टॉर्जनल पेंडुलम का बनाओगे, इसी से तुम सिंपल पेंडुलम का बनाओगे। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, t equal to 2 pi under root displacement upon acceleration। और यही अगर एंगुलर SHM हो जाएगा, सुन लेना बात को, यही अगर एंगुलर SHM हो जाएगा बच्चा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा फॉर्मूला। ध्यान रखिए, कोई और चेंज है नहीं, रहेगा वही, ठीक है। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी था। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल बात करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया है। मान लो कोई इक्वेशन ऐसे है, y इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस पाई बाई 2। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बच्चा? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। कंपेयर करोगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 10, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड a ओमेगा, देख लो ओमेगा क्या है 10, निकाल लोगे। एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड a ओमेगा स्क्वायर, निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी बच्चा ये आया ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, ना पता हो लिख लीजिएगा। और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T होता है, T इक्वल टू 1 बाई न्यू होता है।
ये काम आएंगे फॉर्मूले तुम्हारे में, अगर नहीं पता है लिख लेना। यहां से फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, टाइम पीरियड निकाल लेना या 2π/t से, फेज π/2 गिवन है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट मीन पोजीशन। जब भी मीन पोजीशन बोलेगा, जब भी मीन पोजीशन बोलेगा, y को क्या डाल देना, 0। क्या डाल देना, 0 डाल देना, ठीक है, ठीक। y v एक्सीलरेशन एट t सेकेंड, कोई टाइम की वैल्यू देगा बच्चा, यहां पुट कर लेना, ठीक, सॉल्व करके y निकाल लेना। फिर y जो आ जाएगा बच्चा, v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y² पुट करके v निकाल लेना, फिर माइनस y ओमेगा स्क्वायर में पुट करके एक्सीलरेशन निकाल लेना। तो ये काम तुमसे टीचर करवाता है, एग्जाम में करवाएगा, ठीक है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए बेसिक बातें, ठीक है बच्चा। चलो इधर कुछ केसेस देख लो, देखो जैसे यहाँ पे सीन क्या है, या ये कोई यहां से कोई ऑक्सीलेटिंग बॉडी स्टार्ट की t इक्वल टू 0 पे इधर को जा रही है, माइनस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड यानी राइट साइड का लेफ्ट साइड का वैल्यू वही होती है ना। तो बच्चा इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे बोल देना कि यार यहां से चलना शुरू किया और इधर को जा रही है, तो जब भी ये वैल्यू निकालनी होगी ना, यहां पे एक छोटा सा तरीका समझाता हूं तुमको, तो हमेशा ये कर लेना sin phi इक्वल टू y/a, तुमको वैल्यू बड़े आराम से मिलेगी। y मतलब जहां से चलना शुरू की है, y मतलब जहां से चलना शुरू की है, कहां से चलना शुरू की है, a से चलना शुरू की है, तो sin phi इक्वल टू a/a, sin phi आया 1, तो phi की वैल्यू π/2, बड़े आराम से वैल्यू मिलेगी, कोई झंझट नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चा परेशान होता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। ये मीन से चले पॉजिटिव की तरफ जाए, बड़ा आसान है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। मीन से चले नेगेटिव की तरफ जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, पाई का फेस चेंज होगा, बन जाएगी x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, ठीक। पॉजिटिव से चले तो y इक्वल टू या x इक्वल टू, x ले लो, y ले लो, जो लेना ले लो, a sin ओमेगा t प्लस π/2, पॉजिटिव से चले। 4 केस हैं, सुन लेना फिर से। मीन से चले पॉजिटिव की ओर, a sin ओमेगा t, मीन से चले नेगेटिव की ओर, अभी अगली स्लाइड पे होगा ये देखो, मीन से चले नेगेटिव की ओर, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, ठीक। तीसरा केस, पॉजिटिव से चले मीन की ओर, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। अगला केस चौथा, नेगेटिव से चले मीन की ओर, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3π/2, है वही π/2, प्लस पाई कर दिया है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो π/2 प्लस पाई कर दिया है 3π/2। 4 केसेस हैं, चारों दिमाग में भर गए होंगे, अगर भर गए हैं तो बच्चा ग्राफ पे आइए, ग्राफ को नोट डाउन करना फटाफट शुरू कीजिए, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो यहाँ पे कुछ लापरवाही मत कीजिएगा प्लीज, ठीक। चलिए बच्चों, ग्राफ में क्या है यार, y इक्वल टू a sin ओमेगा t का ग्राफ सबको पता है, साइन कर्व है, एम्पलीट्यूड a। अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में पूछते हो, वेलोसिटी के 2 ग्राफ आते हैं आपके में, टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब अगर ये है तो कॉस का ग्राफ बनेगा, बना है। मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा है, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस a ओमेगा। एक्सीलरेशन के ग्राफ पे बच्चा, एक्सीलरेशन की इक्वेशन है -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, साइन का ग्राफ बनेगा, माइनस साइन है, अपोजिट ग्राफ बनेगा। देखो साइन का ऐसा होता है तो अपोजिट कर दोगे, ऐसा बनेगा, बना है। मैक्सिमम कितना भाई, a ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव में, -a ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव में, बात वही है ना। अब अगला चौथा ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए भाई अपने को। कैसे करते हो, v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t है। अब कॉस ओमेगा t को हम लिखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब पुट करके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस
v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये एलिप्स की इक्वेशन दिख रही है क्या? ये देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 दिख रही है। तो अगर एक्स एक्सिस पे तुम ये डिस्प्लेसमेंट ले लिए हो और वाई पे वेलोसिटी ले लियो, ये ध्यान रखना एग्जाम में कहां पे क्या लिया है। तो यार जहां पे डिस्प्लेसमेंट लियो उसकी साइड ए हो गई, जहां वेलोसिटी लियो बच्चा वहां ए ओमेगा हो गई, है ना, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दिया है ना बच्चा। अब यार यहां पे देखो दिख रहा है, यहां पे अपने को दिख रहा है a इज ग्रेटर देन ए ओमेगा, तो 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा, ओमेगा इज लेस देन 1, तब ये बनेगा। मतलब क्या याद रखोगे कि अगर वेलोसिटी, कैसे याद रखोगे आसान भाषा में, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है तो यार एलिप्स बनना है, ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ओमेगा वाली साइड बड़ी होगी, ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 तो छोटी होगी, ओमेगा की वैल्यू इक्वल टू 1 तो एलिप्स नहीं सर्कल बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू बराबर हो गई है। ए ओमेगा इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 1, सिंपल सी बात। एक आखिरी ग्राफ, एक्सीलरेशन और पोजीशन का ग्राफ। कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन की सिंपल सी इक्वेशन होती भाई माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, खींच दिया ग्राफ, जब वाई नेगेटिव तो ए पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक, सिंपल सा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने दे दिया है कि अगर कोई कभी तुमसे क्वेश्चन ये करता है यार कि कोई x1 पोजीशन पे v1 वेलोसिटी है, x2 पोजीशन पे v2 वेलोसिटी है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन। बोलेगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन। पूछ लेगा ओमेगा क्या होगा, तो यार ओमेगा इक्वल टू 2π/t डाल दियो, 2π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम ले लोगे आप सॉल्व करने में, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू है, और जब ये सॉल्व करोगे तो आप 3 मिनट 4 मिनट लोगे या 2.5 मिनट लोगे लगभग में, टाइम खराब होगा, तो बेटर है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है, ग्राफ है। अब हम चलते हैं एनर्जी की ओर। अब हम अपने एनर्जी के सेक्शन में हैं, बहुत छोटा सेक्शन है, मुश्किल से 1-2 मिनट का होने वाला है। तो यार कौन कौन सी एनर्जी होगी किसी ऑक्सीलेटिंग बॉडी में? काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल होगी, है ना। और काइनेटिक निकालना तो बहुत सिंपल है यार, हाफ mv² होता है। v की वैल्यू क्या हम पढ़ के आए हुए हैं, ओमेगा अंडर v की वैल्यू क्या पढ़ गया, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट मारा, काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिली। अच्छा मेन पोजीशन पे देखो बच्चा, मेन पोजीशन पे y को 0 डाला, मेन पोजीशन पे y क्या होता है 0, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, मेन पे है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो y को 0 डाला, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मिली, विच इज मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा। कैसे अभी दिखा दे रहा हूं, दिख रहा है टोटल के बराबर आ रही है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, क्या ध्यान रखना। अब पोटेंशियल में देख लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है बच्चा, एक्सप्रेशन dw इक्वल टू एफ डी वाई से निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मेन पे y 0 डाला तो 0। अब ध्यान दो बच्चा, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, इसीलिए वो एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही एक्सट्रीम पे पहुंचेगा कहानी बदल जाएगी, वहां पे काइनेटिक मिनिमम हो जाएगी और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अल्टीमेटली ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होगा बच्चा, ठीक है। टोटल एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी वाई पर डिपेंड नहीं कर रही है, ध्यान दो, वाई बदलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब इसी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहोगे बच्चा, तो ये देखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मीन पे देखो, मीन पे पोटेंशियल वाली 0 है ना, ऐसे समझो। अब ये वाला ग्राफ में देखो मीन पे 0 है, तो ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वाला जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्रोवाइडेड दिस इज मीन पोजीशन। बात क्लियर। एक चीज और फॉर अ सेफ साइड,
एवरेज, अगर मान लीजिए आपसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल ना पूछ करके एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी पूछता है, तो बच्चा एवरेज मतलब क्या है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 कर दिया। मैक्सिमम कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखे बैठे हो। मिनिमम 0 डिवाइड बाई 2 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम काम पोटेंशियल में, मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0 डिवाइड बाई 2। बच्चा ये आया दिक्कत। टोटल तो यार मैक्सिमम भी आई है, मिनिमम भी आई है भाई, है ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1/4 ना होके यहां 1/2 ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां गलती कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये था एनर्जी का सेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जिसमें हम सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बात करने वाले, इंपॉर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिंपल पेंडुलम के बारे में, देन स्प्रिंग पेंडुलम, देन सिंपल पेंडुलम, देन टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में करेंगे, फिर इसके यूजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो यार स्प्रिंग पेंडुलम कुछ नहीं है, एक सिंपल स्प्रिंग से क्या है बच्चा, कोई बॉब को हैंग कर दिया गया है। मान लीजिए कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या है बच्चा, के है ना। तो अब यार देखो, काम बड़ा सिंपल होता है। F इक्वल टू माइनस के एल इधर लेते हैं, जो एक्सटेंशन आया होता है F इक्वल टू एम ए से कंपेयर करते हैं, हमको आराम से ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चा कि जो टाइम पीरियड है ना, जो उसका मास्टर की है वो है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। क्या है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। उसी से सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, सारे उसी से। लेकिन चूंकि रिवीजन वीडियो है तो डेरिवेशन करवा नहीं रहा हूं, है ना, वो फिर वो लॉन्ग वीडियो में होते हैं काम। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब इस एम बाई के का मतलब समझो बच्चा क्या है कि यार जो टी होगा, यानी जो टाइम पीरियड होगा स्प्रिंग पेंडुलम का, वो या तो मास पे डिपेंड कर रहा होगा या तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे कर रहा होगा। जी वी ये वो पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इवन इस पे टीचर फंसा भी लेता है तुमको आराम से। ये देखो कि वो क्या दे दिया कि यार अब ऐसे रखा है, ठीक है, आपने किसी स्प्रिंग से टाइटली होल्ड किया हुआ है, ठीक है, फंसाया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो अब बच्चा अपने आप क्या करने लगता है, mg लेगा, mg साइन थीटा लेगा, mg कॉस थीटा लेगा। तो बच्चा वो mg क्या है? वेट। mg क्या है? वेट। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन प्लेन में बॉडी रख रहे हो तो वेट बदलता है, मास नहीं बदलता है। और जो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है बच्चा, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर टीचर तुमको ब्लफ करने की कोशिश करे जेई या नीट वगैरह में कि यार ऐसा है तो क्या है, तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कि सर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे रखने में बॉडी का मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है। और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है सर, वेट पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, है ना। बाकी यार कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप जानते हो, है ना, न्यू इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो ये जरूरी था आपके लिए, ये हुआ बेसिक। ठीक, अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स पे। सीरीज एंड पैरेलल, 2-3 ही पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, इजी सेक्शन है। सीरीज क्या होता है, स्प्रिंग्स एंड टू एंड जुड़ी होंगी, जानते हो, या तो ये फिगर हो जाएगा बच्चा या तो ये फिगर हो जाएगा, है ना, चाहे हॉरिजॉन्टल में चाहे वर्टिकल में एंड टू एंड स्प्रिंग जुड़ी होनी चाहिए, है ना। अब अगर एंड टू एंड जुड़ी है तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 होता है बेटा। उसी को मैंने लिख दिया है सीधे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बट ये इसलिए बता दिया है बच्चा कि मान लो 3 स्प्रिंग है तो फिर तुम यहां उलझ जाओगे, ठीक है, तो इससे करना। ठीक, अब पैरेलल क्या है, पैरेलल देख लो, बाकी टाइम पीरियड वही है यार, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट ले लोगे। यहां ये चीज भी ध्यान रखना बच्चा कि जो सीरीज होता है ना, सीरीज में फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स की वैल्यू सेम होती है। तो फोर्स इक्वल टू क्या, KL, है ना, तो K1 L1 इक्वल टू K2 L2, फोर्स की वैल्यू क्या होती है,
कांस्टेंट होती है, पैरेलल में फोर्स अलग अलग होगा, चेंज इन लेंथ कांस्टेंट होता है। ठीक है, पैरेलल आप जानते हो कि दोनों स्प्रिंग डायरेक्टली बॉडी से जुड़ी होंगी, एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं। अब ये फिगर आसान है, ये फिगर आसान है, बच्चा समझता है, बच्चा इसको कई बार सीरीज प्रेडिक्ट कर लेता है। ध्यान रखना यहां पे बच्चा दोनों स्प्रिंग बॉडी से जुड़ी है, सीरीज से नहीं जुड़ी है बच्चा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा। अच्छा यहां देखो सीरीज में क्या है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में क्या हो जाएगा बच्चा, k1 प्लस k2 हो जाएगा, है ना। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही लगेगा, t इक्वल टू 2 m अपॉन k इक्विवेलेंट। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना, यहां पे लिख दिया है। यहां पे 2 पॉइंट से बच्चा ध्यान देना, इफ आई स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज nk। मान लो कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, 10 पार्ट में तोड़ दिए हो तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 10k 10k 10k। फिर उनको पैरेलल जोड़ दिया है तो भाई तुम अपना 10k प्लस 10k प्लस 10k करते जाओगे दुनियादारी। तो काम इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तुमको पता होना चाहिए कि हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, nk होगा। एक ये छोटा सा पॉइंट बच्चा फिगर आउट करके दिया है आपको, स्टिफर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, जो टाइट स्प्रिंग है लाइक हार्ड स्प्रिंग है, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो सॉफ्ट स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से ज्यादा होता है, इसलिए तो उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है ना भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट है किसी सर्टेन यूनिट लेंथ में चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया गया है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज स्प्रिंग कांस्टेंट। यार स्टिफर में ज्यादा लगाओगे ना, कॉमन सेंस की बात है, स्टिफर में ज्यादा लगाओगे तो स्टिफर का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट स्प्रिंग। ठीक, एक ये केस बच्चा देख लो, नॉर्मली ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ा गया जिसमें सीरीज था, पैरेलल था, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग ऑफ बॉडी हो गया जिसमें एक ही स्प्रिंग है बट बॉडी दो है, ठीक है। अगर एक स्प्रिंग है दो बॉडी है तो बच्चा t इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू बाई के, वेयर म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, बेसिकली ये है। ठीक है बच्चा, बेसिकली ये है, ठीक, याद रखना। एक ये छोटी सी चीज दिया है, आया हुआ क्वेश्चन है तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो दे दिया है। इफ टू स्प्रिंग्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, अब सीन क्या है, दो स्प्रिंग है समझो, एक स्प्रिंग ये है जिसका टाइम पीरियड t1 है, एक स्प्रिंग ये है जिसका टाइम पीरियड t1 है, एक स्प्रिंग ये है जिसका टाइम पीरियड t2 है। अगर इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिए हो, ये जोड़ दिए हो, इसका टाइम पीरियड t1, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो ये रिलेशन है टी स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो t1 क्या है, पहली स्प्रिंग का टाइम पीरियड, t2 क्या है, दूसरी स्प्रिंग का टाइम पीरियड, कैपिटल T क्या है, इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिंपल पेंडुलम पे। और सिंपल है, क्या होता है कि भाई कोई हैवी बॉब है किसी लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हैंग है, ऑसिलेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, ठीक है, तो वो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चा। अब यहाँ पे टेंशन T है, नीचे वेट mg है, तो इधर mg कॉस थीटा आएगा। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, mg कॉस थीटा, इधर mg साइन थीटा, ये बेसिक वर्किंग है। बट आपका बीइंग अ ऑब्जेक्टिव एस्पिरेंट जो आपको एमसीक्यूज पेपर देने हैं, इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि थीटा इज वेरी स्मॉल हियर, तब ये काम हुआ है। F इक्वल टू mg साइन थीटा लेते हो और साइन थीटा को हम थीटा कंसीडर करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो बच्चा ये जो हम एक्सप्रेशन पढ़ के आते हैं ना, t इक्वल टू 2 अंडर रूट l बाई जी, ये तभी है जब थीटा बहुत छोटा होगा बच्चा। ठीक है, अगर थीटा छोटा नहीं है तो गेम फंसेगा, फिर बताता हूं क्या होगा। ठीक, अगर थीटा बहुत छोटा है, t इक्वल टू 2 अंडर रूट l बाई जी, मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जी के क्या होगा बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने को बहुत सिंपल टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, लेकिन जो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में मिलेगा ना, उसे बहुत सारे चैप्टर में एप्लीकेशन है, तो आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होने वाली दिमाग में बैठाने के लिए, तो बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब
अगर यार टाइम पीरियड और लेंथ वेंथ में ग्राफ देता है तो आराम से आप ये ग्राफ बना लो। अगर यहाँ टी यहाँ एल स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता है, ठीक। सेकंड्स पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, एकदम सिंपल, 1 सेकंड नहीं, जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उस सिंपल पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। फिर अगर इसमें t इक्वल टू बच्चा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में इसकी ये वैल्यू डालोगे अंडर रूट एल अपॉन 9.8, तो जो l की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 99.3 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर कोई पेंडुलम ऐसा बना रहे हैं जिसमें थ्रेड की लेंथ को हम 99.3 सेंटीमीटर रख देंगे तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा, और उस टाइम पेंडुलम को हम क्या कहेंगे बच्चा? सेकंड्स पेंडुलम कहेंगे, ठीक। दिक्कत नहीं? चलो, मैंने बोला था अगर थीटा छोटा है तो वो, अगर थीटा छोटा नहीं है, अगर थीटा छोटा नहीं है तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16 होता है बच्चा एक्सप्रेशन। तो ये मिसकॉन्सेप्शन में नहीं रहना कि वो हमेशा वैलिड है। प्लस प्लस यहां एक कंडीशन और होती है, 2 कंडीशन पे ये वैलिड है। पहला, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ ये सिंपल पेंडुलम रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत स्मॉल है, मतलब नेग्लिजिबल है। भाई कितना, 2 मीटर 3 मीटर शायद ज्यादा बोल दिया हूं, मेरे हिसाब से 25-30 सेंटीमीटर पे बात करोगे। इतनी तो लेंथ लेके चलते हो आप लैब में ना, यही काम करते हो। तो यार अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो यार नेग्लिजिबल है तो वैलिड है। लेकिन अगर इन केस ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल विद रेडियस ऑफ अर्थ, अगर कंपेरेबल है, तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो वो वैलिड नहीं है सर। फिर ये एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी 1 प्लस आर बाई एल, ठीक। ये है, तो 3 होगा तुम्हारे पास। एक t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तब जब थीटा भी छोटा है, एल भी छोटा है। जब थीटा छोटा नहीं है तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 16। जब एल छोटा नहीं है तो आर अपॉन अंडर रूट जी, ये 1 प्लस आर बाई एल। अब यहां पे अगर एल की वैल्यू आर के बराबर डाल देते हो तो टाइम पीरियड आता है 59.84 मिनट, जो पूछा गया है इसलिए दे दिया है। और अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देते हो, एल मैक्सिमम तो टाइम पीरियड मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है बच्चा। ये मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू में, वरना फिर इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट वैल्यू में ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है 84.63 मिनट, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम का मतलब है कोई बॉडी, कंपाउंड पेंडुलम का मतलब है कोई बॉडी है, ये पूरी पूरी बॉडी है, ठीक है, कोई चौड़ी सी बॉडी है, पूरी पूरी बॉडी है जो हैंग है। अब अगर इसको शिफ्ट करोगे इधर उधर, ऐसे ऑक्सीलेट कराओगे पूरी पूरी बॉडी को, भाई मान लीजिए मैंने इस रॉड से कोई बॉडी फंसाया, इसको थोड़ा सा ऑक्सीलेट करवा दिया है, तो वही टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी mg साइन एल साइन थीटा होता है, लगा दिया। थीटा छोटा था मानना है, ठीक है, यहां पे भी मानना पड़ेगा थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक। तो mgl थीटा हुआ, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। इन दोनों को बच्चा हम कंपेयर कर लेते हैं, तो mgl थीटा इक्वल टू आई अल्फा, तो थीटा बाई अल्फा की वैल्यू आई अपॉन mgl। ये वर्किंग तुमको नोट करनी है तो करो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि शॉर्ट नोट्स में ये सब लिखो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ही रहे तो अच्छा है। तो फाइनल एक्सप्रेशन अपने को क्या मिलता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl। आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। रोटेशन का देख लेना बच्चा, ठीक है, रोटेशन पे देखते रहिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये वीडियो आपको मिले तो ऊपर आई बटन शो करता रहे, ठीक है, ताकि आपको उसके रिस्पेक्टिव वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mgl, ठीक है। अब ये बच्चा था इस चैप्टर का मतलब
जिसमें हमने स्प्रिंग पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्जल पेंडुलम किया। अब इनके एप्लीकेशन करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हमको एप्लीकेशन करने हैं, तो हम एप्लीकेशन पे हैं। अलग अलग चैप्टर्स को यूज करना है, अलग अलग चैप्टर्स को लेके चलना है हमें साथ में, है ना। तो शुरू करते हैं केस ऑफ लिफ्ट, लॉज ऑफ मोशन। अब केस ऑफ लिफ्ट में क्या होता है यार, हम जानते हैं अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो जी डैश इक्वल टू जी होता है, पता है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे जा रही जी माइनस ए, और अगर फ्री फॉल है तो जी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब अपेरेंट वेट उसका जीरो हो जाता है। अब अगर इसी में सिंपल पेंडुलम डाल दिया, लाइक क्वेश्चन कुछ ऐसा बना रहा है, लिफ्ट में सीलिंग से कोई सिंपल पेंडुलम हैंग है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब जी डैश की वैल्यू बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड क्या होगा बच्चा, घट जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सारी चीजें अच्छे से प्रॉपरली नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये चारों बातें आपको पता है। अच्छा, अगर जी डैश जीरो डाल दोगे ना तो बच्चा टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि भाई अगर यहां था यहां आया है तो अब टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब है ये यहीं रुक गया, अब वो पूरा नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन में लगने वाला समय, यही होता है ना। अब बच्चा वो समय इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो ऑक्सीलेशन अब पूरा ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब पेंडुलम वहीं पे हैंग हो चुका है। ये कब होगा, फ्री फॉल में होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, फ्री फॉल के समय टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीलेशन पूरा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब यही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर लूं यार, कैसे करूंगा भाई, ये मास है, कुछ नीचे वेट कितना होगा बच्चा, mg, ये t है, ठीक। अब इधर की तरफ यार कोई चार्ज q है, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा q ही लगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो नीचे ये, तो यार इसका जो नेट वेट हुआ mg डैश हुआ। यानी अगर इधर या इधर दोनों तरफ में सेम फॉर्मूला वैलिड है, mg डैश इक्वल टू क्या बच्चा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ये लिख सकते हो। यहां से g डैश की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम ऑफ द होल स्क्वायर। ये बाकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश। तो भाई दो ही चीजों पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, एल पे जी पे, ठीक। अब लेंथ में तो बदल नहीं रहे हो, क्या बदलेगा। अच्छा, लेंथ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक बच्ची है स्विंग पे झूल रही है, बैठी हुई है, अब बताओ वो खड़ी हो गई तो स्विंग का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो जो लेंथ थी जब वो बैठी हुई थी, सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास नीचे बेंच की तरफ था, के पास में था, लेंथ ज्यादा थी। जब वो खड़ी हो गई सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया ऊपर, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। जी डैश का एप्लीकेशन तुम देख ही रहे हो, यहां पे देखा, यहां पे देखा जी डैश की वैल्यू यह पुट मार देना या टाइम पीरियड निकल आएगा। अब मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा ऊपर कर दिया है, वेट तो अभी भी नीचे ही रहेगा ना, तो अब क्या करोगे, mg डैश इक्वल टू mg माइनस क्यू ई, या g डैश इक्वल टू g माइनस क्यू ई बाई m, g डैश इक्वल टू g माइनस क्यू ई बाई m यूज करोगे। बाकी फिर वही टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, ठीक है। तो g माइनस क्यू ई बाई एम, ये ऊपर में था। अब यही चीज अगर नीचे में आ जाएगी तो भाई mg भी नीचे, qe भी नीचे, तो mg डैश इक्वल टू mg प्लस qe, या g डैश इक्वल टू g प्लस qe बाई m, ये कर सकते हो आप, है ना। बाकी टाइम पीरियड वही। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक और, अगर डाइपोल रख दे माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ 2a लेते हो आप, है ना, कुछ ऐसे काम कर रहे होते हो ना, ठीक।
तब टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। आई बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपसे बोलेगा ऐसा रॉड बिहेव कर रहा है, ऐसा वैसा है। P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यही बार मैग्नेट डाल दे, अगर बार मैग्नेट डाल देता है बच्चा तो वही, अब बार मैग्नेट का ये डाइपोल मोमेंट हो गया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चीजें वही रहने वाली है, चाहे डाइपोल हो चाहे बार मैग्नेट हो, फॉर्मूला वही होगा बच्चा। ये जानना जरूरी है, पता होना जरूरी है। अब हम आते हैं मोशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब पे, ठीक है। अब चीजें अपने आप नोट डाउन करते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है, क्योंकि अब इनके डेरिवेशंस नहीं है बच्चा यहाँ पे, ठीक है, और फिर लॉन्ग वीडियो मिलते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, है ना। तो अब यहां पे आपको चीजें नोट करते जानी है हेडिंग के अकॉर्डिंग, और चीजें याद करते जाना है ना बच्चा। मोशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब, मतलब अगर किसी यूट्यूब मैनोमीटर में आपने लिक्विड भरा सेम लेवल का और एक तरफ से इसको पुश कर दिया, अब ये वाई डिस्टेंस नीचे गया तो बच्चा ये डिफरेंस 2y हो गया। बट ये आपका काम का नहीं है, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, आपसे बोल रहा है, तो इनिशियली जितनी हाइट भरे हो ना वही मैटर करेगा टाइम पीरियड के लिए, और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी इनिशियल हाइट, ये कितना नीचे गया, ये कितना ऊपर गया, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसी तरीके से यहां पे है मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ। लाइक अगर आपके पास लेट अस सपोज ये अर्थ है, इसके अलोंग आपने कोई टनल बनाया डायमीटर के अलोंग और इसमें किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, वो ऑक्सीलेट करेगा, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो उसका टाइम पीरियड होगा बच्चा वो सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लेंथ यही कंसीडर होगी। फॉर्मूला वही है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जो लेंथ कंसीडर हो रही है सेंटर पे जाते टाइम वो रेडियस ही तो है, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। याद रखिएगा, पता रहेगा तो बहुत आसान है, वरना तकलीफ है। मोशन ऑफ बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड, सिलेंडर है किसी लिक्विड में डुबोए, अब देखो सिलेंडर की लेंथ क्या है मैटर नहीं करती, मैटर करता है इफेक्टिव लेंथ, मतलब वो लेंथ जो लिक्विड के अंदर है। ऑक्सीलेशन इसकी वजह से और एच की वजह से, एल की वजह से नहीं। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालते समय बहुत ध्यान रखना है, एच यूज करोगे रादर देन एल, वो लेंथ मैटर करेगी जो लिक्विड में है, और लिक्विड के अंदर लेंथ कौन सी डाले हुए हो, एच डाले हुए हो, तो ये मैटर करती है बच्चा। यहां देखो क्या है, मोशन ऑफ बॉल इन द नेक ऑफ एन एयर चैम्बर, ये नीट में तो प्रोबेबिलिटी कम दिखती है मेरे को, ठीक है, बट जेई में शायद कुछ, ये एयर चैम्बर है, कोई बॉटल वॉटल है जिसके नेक में आपने कोई बॉल डाल दिया, ठीक। अब इस बॉल का मास m है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, इसका बल्क मॉड्यूलस b है, और वॉल्यूम v है। तब ये याद करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिराइव करके आप या तो लाओ, ठीक है, वहां पे आप 10 मिनट 12 मिनट खर्च होंगे, ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम वी अपॉन बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो चाहो, आपकी इतनी इच्छा है भाई, है ना, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। एंगुलर एसएचएम कुछ नहीं है यार, मैंने क्या बोला, एक मास्टर की वही है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। एंगुलर है यार, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन, तो t इक्वल टू 2 पाई थीटा बाई अल्फा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, जानते हो आप। यहां पे एक एक्सप्रेशन और दे दिया है, इट माइट बी यूज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, आई वही है यार, के क्या है, कबूतर तो होगा नहीं, है ना, के क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, ठीक है।
आप इसको टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो भैया तो टी और आई की तो पुराना याराना है, ठीक है, टाइम पीरियड है और बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टिका रहता है। इफेक्ट ऑफ हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो। इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो। डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। प्ले लिस्ट में है, जाके चेक कर सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अब बॉडी को, अगर ये फ्लूइड का है, ये भी फ्लूइड के चैप्टर में है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना नहीं किया होगा तो। व्हेन बॉडी इमर्स इन लिक्विड, इमर्स कर दिया गया है तो बच्चा अपैरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg डैश इक्वल टू mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो, वहां पे निकलवाया हुआ है जब बॉडी फुल्ली इमर्स है ना। तो m से m कैंसिल, g डैश की वैल्यू g 1 माइनस सिग्मा बाई रो। फ्लूइड का नोट्स खोल के चेक कर लो, अगर बना चुके हो, नहीं बनाए तो प्लेलिस्ट से पहले देख लो ढंग से, है ना। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, वही पुरानी बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। बट यही सब है ना कि भाई देखो, है कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है, लेकिन जो ब्रिज है ना दो चैप्टर के बीच में, वो बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बस इसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हाइट, ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ग्रेविटेशन, चेक कर लेना, पढ़े हुए हो। वही यार, क्या बदलेगा, लेंथ बदल जाएगी क्या, नहीं, जी बदलेगा ना। इफेक्ट ऑफ हाइट पे जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, तब, कब, व्हेन, नहीं पता है, बार बार बोल रहा हूं, देख लियो भैया, नुकसान नहीं होना चाहिए। व्हेन h इज 5% ऑफ r, पढ़ाया था वहां पे। और अगर ऐसा नहीं है ना प्रभु, तो g डैश इक्वल टू जी 1 प्लस h बाई आर ऑफ द होल स्क्वायर लगाइएगा। और अगर ये देखते टाइम तुमको याद नहीं आ रहा है या लग रहा अरे शिट यार ये भी तो था, याद ही नहीं था, तो भाई साहब तुम गलत डायरेक्शन में हो। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं थोड़ी बहुत, है ना। तो यार उसका बेनिफिट आना चाहिए। तुम देखो, वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, सब कर लिए, और वो नोट्स तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ नहीं है, तो भाई कोई मतलब नहीं है। फर्रा लेके जाओगे क्या एग्जाम में, जेईई और नीट में, है नहीं ना। तो यार यहां पे भरे होने चाहिए। तुम 4 न्यूमेरिकल कम लगाओ चलता है, लेकिन 400 बार इसको पढ़ना जरूरी है, वो टिकेगा नहीं यार। इतना डेटा हो गया, इतना फैक्ट हो गया है, कैसे टिकाओगे, भूल जाएगा, तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और चलते फिरते पढ़ लो यार, टीवी देख रहे हो एक बार 4 पन्ना पलट लिया, चाय नाश्ता कर रहे हो एक बार 4 पन्ना पलट लिया, खाना खा रहे हो एक बार 4 पन्ना पलट लिया, इधर उधर गपशप कर रहे हो 4 पन्ना पलट लिया, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम टाइम में गपशप करनी ही नहीं है, बट अगर इन केस ये सब कर रहे हो तो 4 पन्ना पलट लिया यार, एक एक दो चैप्टर भी देख लिया, तो रिफ्रेश हो रही हैं चीजें ना, जरूरी है, जरूरी है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ पता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये था जो वेरियस चैप्टर्स में यूज हो रहे थे, जितने मेरे को लगे मैंने आपको दिए। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पे चलते हैं, फ्री फोर्स ऑक्सीलेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है यार। चलो बच्चा, अब फ्री ऑक्सीलेशन में क्या है या फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में क्या है। फ्री ऑक्सीलेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बोलता है ऐसा ऑक्सीलेशन जो अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हो रहा होगा, फ्री ऑक्सीलेशन है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, फ्री ऑक्सीलेशन है। उसको फोर्सफुली ऑक्सीलेट करवाया जा रहा है बच्चा, तो फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। रेजोनेंस, रेजोनेंस शब्द का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में भी तो पढ़े हुए हो ना, तो वहां क्या कहोगे, स्ट्रक्चर बनाना, नहीं। रेजोनेंस शब्द का मतलब होता है ना बच्चा, मैक्सिमम। क्या होता है, रेजोनेंस शब्द का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम होता है यार। मैक्सिमम होना, किसका मैक्सिमम होना, इस चैप्टर में बोलते हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जनरेट होना, ठीक। केमिस्ट्री में बोलते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर का बनना ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट में फिजिक्स में आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम करंट का जनरेट होना, तो मैक्सिमम इज रेजोनेंस। यहां पे क्या बोलते हो, अगर दो बॉडीज हैं ऑक्सीलेट कर रही हैं और अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी,
तो बॉडी में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। और इसका एग्जांपल जो आता है कि ब्रिजेस आर नॉट, सॉरी, मार्चिंग इज नॉट अलाउड ऑन ब्रिजेस। ब्रिजेस पे मार्चिंग नहीं होती क्योंकि ब्रिज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब अगर मार्चिंग करेंगे मतलब सबका पैर एक साथ उठ रहा है, सबका पैर एक साथ गिर रहा है, यही होगा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। अब बच्चा का वो फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो क्या होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, वो उनकी लास्ट मार्चिंग हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं भैया आराम से जाओ, ब्रिज पार कर लो, फिर भी आगे मार्चिंग का मौका मिलता रहेगा। तो ब्रिजेस पे मार्चिंग अलाउड नहीं है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ ऑक्सीलेट कर रही हैं और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो बॉडी में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। अब आखिरी के दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं चिल्लर चिल्लर से। अनडैम्ड ऑक्सीलेशन, अनडैम्ड, डैम्पिंग मतलब होता है कम होना, डैम मतलब कम होना, अनडैम्ड मतलब जो कम नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा ऑक्सीलेशन जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट है, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, ऐसा ऑक्सीलेशन अनडैम्ड ऑक्सीलेशन कहलाता है, ठीक है। एम डी टू एक्स, ये वही सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। पढ़े हुए हो ना, याद आ रहा होगा, अभी इसी वीडियो में तो था। लास्ट टॉपिक डैम्ड ऑक्सीलेशन, लास्ट टॉपिक डैम्ड ऑक्सीलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता जाएगा। अब यहां पे समझो पहले यहां पे कि भैया जैसे लोग कहते हैं घटता जा रहा हो, एक पैटर्न होता है, एक्सपोनेंशियली घटता है, ऐसा सड़क छाप नहीं है कि कैसे भी घट रहा है मनमौजिया, ऐसा नहीं है, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ घट रहा है। और एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होती है a इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। बी कॉन्स्टेंट है, m मास है, t टाइम है, b क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, ठीक है, मोस्टली जे में बनते हैं, नीट में तो अभी तक नहीं देखने को मिले हैं मुझे, ठीक है। दे देगा यार कि यार मतलब अपना हाफ हो रहा है एम्पलीट्यूड इतने टाइम में, तो बताइए फर्दर हाफ कितने टाइम में होगा, तो बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं। माइनस बी बाई टू एम, ये बी बाई टू एम को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है देखने में। ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस गामा इंटू टी। ए नॉट ये आपकी इनिशियल एम्पलीट्यूड, ए नॉट आपका और ए जिस टाइम पे पूछा गया होगा, जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन बच्चा वही एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशंस कम यूज होती हैं बट वही डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी का भी टर्म आएगा प्लस के एक्स तो होता ही है ना। एक्स इक्वल टू भाई ए साइन ओमेगा 1t किसी सर्टेन पे, ओमेगा नॉट पे नहीं, जो आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम ऑफ द होल स्क्वायर। तो ये ऐसा सेक्शन है ना कि आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, 2-4-5 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है ना, तो चूकोगे नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में आपको फॉर्मूला पता है, डैम्ड ऑक्सीलेशन के बारे में पता है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल होंगे, न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेव, हम उसमें मुलाकात करेंगे। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।